गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? मस्त एकदम, पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है। चलो तो बच्चों, आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर में अब तक यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ओरिजिनलिटी में है क्या चीज़, ये वो मैंने बताया था। और उसके बाद में उससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन था कि किसी भी दो चार्जों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो, ठीक है ना, तो किस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जिन्होंने अब तक हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30 मिनट्स का लेक्चर है और डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने लिंक डाली हुई है, ठीक है ना। उसके बाद इस लेक्चर पर आए, क्योंकि इस लेक्चर में एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल आज हम देखेंगे और केवल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि एक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बनते हैं यहाँ पर, तो सारे कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अपन, ठीक है ना। तो एक बार जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना, और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो फिर चालू करें। तो ठीक है बच्चों, माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो वो बेल आइकन भी दबाएं, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक। तो देखिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था। तो देखिए कि किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज है चाहे कोई नेगेटिव चार्ज है अपने पास, ठीक है ना, कोई भी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव चार्ज है, तो एक सिंगल चार्ज के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। ग्रेविटेशन में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि किसी अर्थ से h हाइट ऊपर जाओगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी, तो mgh लिखते थे ना, तो वो एक सिस्टम की होती थी, अर्थ और उस ब्लॉक के सिस्टम की पूरे की होती थी वो, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखते थे। तो ध्यान रखना हमेशा कि किसी सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते, और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम कम से कम हमारे पास 2 चार्ज का होना जरूरी है। 2 या 2 से फिर कितने भी ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपने पास मान लो कि 2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव है, मान लो Q1 है और एक Q2 है, ठीक है, या फिर 2 नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनके बीच की मान लो डिस्टेंस जो है वो है r, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है सिस्टम का, 2 चार्ज है सिस्टम में तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, के Q1 Q2 अपॉन R। 2 चार्जों से नीचे एक चार्ज होता है तो एक चार्ज का हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये Q1 है और ये Q2 है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए Q1 और Q2 है ये साइन के साथ आएंगे। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। फिर मैंने ट्राइंगल का भी केस बताया था और फिर मैंने स्क्वायर का केस भी बताया था कि स्क्वायर के लिए कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कारण आप लिखना चाहो, ठीक है, तो इसके कारण भी जैसे हर वर्टेक्स पर कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण भी हम लिख सकते हैं। कोई स्क्वायर है उसके हर वर्टेक्स पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी की टर्म पता होनी चाहिए कि कितनी टर्म आएंगी, ठीक है ना। तो टर्म कितनी आएंगी उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n(n-1/2). ध्यान रखना यदि आपके पास ऐसे ट्राइंगल के हर वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है तो कितने चार्ज है आपके पास, टोटल 3 चार्ज है, तो n की वैल्यू 3 रख दो, आपको पता चल जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म आनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैं चालू कर रहा हूँ आज का क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट तो मैंने करा दिया था, ये सेकंड क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर है इस तरह से, और स्क्वायर की साइड गिवन है अपने को और वो दे रखी है a। आर यू गेटिंग दिस। और हर पॉइंट पर कहने का मतलब हर वर्टेक्स पर एक चार्ज रखा हुआ है, जैसे ये वर्टेक्स इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर, हर वर्टेक्स पर एक चार्ज रखा हुआ है +Q। इस पर भी +Q है, इस पर भी +Q है, इस पर भी +Q है और इस पर भी +Q है, ठीक। क्वेश्चन क्या है हमारे कि ये है कि इनफाइनाइट पर एक चार्ज है Q0
तो इस क्यू नॉट को ध्यान रखना, इस क्यू नॉट को आपको लाना है और लाके इसके सेंटर पॉइंट पर रखना है, ठीक है ना। इस क्यू नॉट को यहाँ पर लाना है और कहाँ रखना है, इसके सेंटर पॉइंट पर रखना है। और लाना किस तरह से, ये चीज़ तो आपको पता है कि पूरे रास्ते पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इस तरह से लाना है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में या गिवन हो या मत हो, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना पोटेंशियल के क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करते हुए सारा काम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लाए, तो आपके द्वारा किया गया वर्गीकरण मैं मान लेता हूँ कि वो है W1, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ W1। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ W1। कहने का मतलब आपके द्वारा किया गया वर्गीकरण हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो करते हैं। यदि क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है, ठीक है ना। आप पोटेंशियल लिखना चाहो और तरीके से करो क्वेश्चन तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते रहना, बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। लेकिन एक इजी मेथड मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जो इजी मेथड क्या है कि समझो इस चीज़ को कि W एक्सटर्नल क्या होता है। ये चीज़ आपको 11th क्लास में पढ़ी होगी और लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, लास्ट वीडियो में 7 वीडियो में। तो उसमें मैंने बताया है आपको कि W एक्सटर्नल, यदि कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही हो या कंजर्वेटिव फील्ड है कोई, तो वहाँ पर हम W एक्सटर्नल को लिख सकते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। अब व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब एक तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है और एक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल यू प्लस डेल के, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये चीज़ तो आपको पता है, मैंने डेरिवेशन में भी बताया और यहाँ भी समझ लीजिए कि इनिशियली जितना काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। तो वी कैन से W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल यू, ये ध्यान रखना। तो आपके द्वारा किया गया जो एक्सटर्नल वर्क है वो इज इक्वल टू किसके होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना इसमें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं कि W एक्सटर्नल इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UF, तो UF की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो UF की वैल्यू मतलब जब ये Q0 चार्ज यहाँ सेंटर पर आ गया उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो ऐसे आप लिखने बैठोगे तो इसको आप यहाँ तक लेके आओगे तो कितना है सिस्टम में चार्ज, टोटल चार्ज कितने, 5 है। और मैंने फॉर्मूला भी बताया कि n-1 लिख दो, तो 5 × 5 - 1/2 करोगे तो ये 4 आएगा और ये 2 बार जाएगा। तो कितने टर्म आएंगी, 10 टर्म आएंगी, ठीक है। अब लिखते रहो 10 टर्मों को। उसके बाद में U इनिशियल क्या है, U इनिशियल ये है कि जब ये Q0 इनफाइनाइट पे था उस केस में केवल इस सिस्टम की, ये तो सिस्टम में रहेगा, सिस्टम में मान लो इस चीज़ को, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी इसके कारण। तो लेकिन इन 4 चार्जों के कारण, ये 4 चार्ज जो रखे हुए हैं वर्टेक्स पे, इनके कारण भी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उसको लिखना। तो 4 टर्म है तो कितनी टर्म आएंगी, मतलब ये 4 चार्ज है तो कितनी टर्म होंगी, 4 - 1/2, ये 2 से 2 गया तो कितनी आई अपनी, 6 टर्म आई। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे 10 टर्म और 6 टर्म लिखोगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन को ट्रिक से कर रहा हूँ कि 10 टर्म तो इसमें आई U फाइनल में और 6 टर्म इसमें आई, ठीक है ना। ये तो समझ में आया सबके। अब एक चीज़ समझो कि इसमें 10 टर्म और इसमें 6 टर्म, ठीक है। तो ये 10 टर्म कौन कौन सी है, देखो फील कराता हूँ इस चीज़ को कि इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण और इन दोनों के कारण कितना हुआ, 4 टर्म हो गई। उसके बाद डायगोनल पे चलो, ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, ठीक है ना, कितनी हुई, 6 हो गई। और उसके बाद ये चार्ज यहाँ पर सेंटर पे होगा तो इस सेंटर के चार्ज के कारण, इनके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, तो 4 इसके कारण हो जाएगी। तो टोटल कितनी होंगी टर्म, 10 टर्म होंगी, ठीक है ना। और 6 टर्म कौन कौन सी होंगी, जब ये Q0 नहीं होगा तो ये मैंने बताई है वो 6 टर्म होंगी। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी है, पुरानी वाली। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 6 टर्म पुरानी वाली और 4 टर्म नई वाली, ठीक है, माइनस के 6 टर्म। तो ये टर्म तो कैंसिल हो लेंगी पुरानी वाली तो आपस में, तो नेट कितनी बची अपनी, 4 टर्म बची हैं। तो इनको लिख दो एक तरह से, ठीक है ना। तो इन 4 टर्म को कैसे लिखेंगे,
तो समझना इस चीज़ को कि ये क्यू नॉट है, मान लो यहाँ रखा हुआ है, और ये इसके बीच की डिस्टेंस आर, ये सेम रहेगी सारी की सारी। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √2a। कितनी होती है? √2a। यदि r की वैल्यू में पूछूँ यहाँ से यहाँ तक, तो a/√2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी डायगोनल की। तो r = a/√2, और सबके कारण सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो इसके कारण KQ0/R, KQ/Q0/R, KQ/Q0/R और KQ/Q0/R। तो मैं 4 टर्म लिख दूँ एक साथ, तो KQ/Q0/R, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो फाइनली 4KQ/Q0। R की वैल्यू क्या रखोगे? A तो इधर और √2 इधर। तो ये हुआ W एक्सटर्नल। ध्यान रखना ये है तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क डन इस इनफाइनाइट से इस Q0 चार्ज को इसके सेंटर तक लाने में। ठीक है ना? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, IIT एडवांस में आया हुआ है एक बार। ठीक है ना? पहले जो स्क्रीनिंग चलती थी उसमें आया है क्वेश्चन। ठीक है ना? सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना कि एक हमें दे रखा है क्यूब। ठीक है, समझना ध्यान से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत, और ट्रिक भी बताऊंगा मैं इसमें, रिजल्ट याद रखना लास्ट में। इस तरह से आपके पास एक कोई क्यूब है, और इस क्यूब के हर वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है +Q। यहाँ +Q, यहाँ +Q, यहाँ +Q, यहाँ +Q, यहाँ भी +Q है, यहाँ भी +Q है, यहाँ भी +Q है, और यहाँ भी +Q है। आ रही बात समझ में? और इसकी लेंथ हमें गिवन है वो है L। ठीक है ना? तो ये इसकी लेंथ है, यही विड्थ है, और यही इसकी हाइट है, क्योंकि ये क्यूब है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस तरह से क्यूब है, इसके कारण आपको एक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इसकी सिस्टम की पूरे की। ठीक है ना? कि इसके कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये क्वेश्चन अपना केवल सिंपल क्वेश्चन है कि हमें क्या लिखनी है? पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो इस क्यूब को मैं नंबरिंग कर लेता हूँ इसके वर्टेक्स की। तो ये फर्स्ट नंबरिंग, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, ऊपर कर लो इस तरह से, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7 एंड ये 8th। आर यू गेटिंग दिस? मैंने 8 वर्टेक्स हैं और 8 वर्टेक्स पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है +Q हर वर्टेक्स पर। ठीक है, लेंथ हमें L गिवन है, तो इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो पहले एक बार हम ये पता कर लेते हैं कि कितनी टर्म आएंगी। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो कितनी टर्म आएंगी? n = n-1/2। ठीक है, तो 8 -1/2, इसको 4 बार कट करोगे तो ये आएगा 28। तो 28 टर्म आएंगी हमारी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन पता है केवल और केवल 2 मार्क्स का आया था IIT वालों में। IIT वालों ने जो दिया था वो केवल और केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था। ठीक है ना? अब 28 टर्म को लिखोगे और कितना टाइम स्पेंड होगा अपना पता है आपको ये चीज़ तो। ठीक है ना? तो इसलिए मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, वो ध्यान से समझना। जब कोई अपने पास एक सिमेट्रिकल सिस्टम हो, ध्यान रखना केवल सिमेट्री के लिए ये कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई एक सिमेट्री सिस्टम हो, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं लेके चल रहा हूँ कि हमारे पास मान लो कोई एक ट्राइंगल है। ठीक है ना? इस पर +Q चार्ज है, इस पर +Q चार्ज है, और इस पर भी क्या है? +Q चार्ज है। ठीक है ना? मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आर यू गेटिंग दिस? यदि इसका हम U टोटल लिखना चाहें तो किस तरह से लिखोगे आप? तो U टोटल क्या होगा? U टोटल ये होगा कि इस फर्स्ट की सेकंड वाले के साथ, इस फर्स्ट की थर्ड वाले के साथ, फिर सेकंड की थर्ड वाले के साथ, और फिर केवल ये 3 टर्म आएंगे हमारे पास। ठीक है ना? फर्स्ट की सेकंड, सेकंड की थर्ड और थर्ड की फर्स्ट, केवल ये टर्म मिलेंगी अपने को। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले से भी देखो 3 × 3 - 1/2 करते हैं तो कितना है? 3 × 2/2, ये 2 है, तो कितनी टर्म आई? 3 टर्म आई। ठीक है, तो 3 टर्म हम लिखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि एक टर्म आएगी हमारे पास KQ²/R, दूसरी आई KQ²/R और तीसरी आई KQ²/R। आ रही बात समझ में? चलो एक काम करो कि इसको इस तरह से मत लिखो। ठीक है ना? इस तरह से लिख लो U1 + U2 + U3, ये हमारा U टोटल हो गया। तो व्हाट इज़ द U1, व्हाट इज़ द U2 और व्हाट इज़ द U3? पहले तो ये समझे हम कि U1 क्या है, U2 क्या है और U3 क्या है।
तो U1 हम अपना क्या है, U1 है फर्स्ट पोटेंशियल सेकंड के साथ, U2 क्या है सेकंड पोटेंशियल थर्ड के साथ, और U3 क्या है थर्ड पोटेंशियल फर्स्ट के साथ। इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहे तो फर्स्ट सेकंड लिख दो, सेकंड थर्ड लिख दो, थर्ड फर्स्ट लिख दो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ समझना, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि U टोटल लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रिक मुझे बतानी है यहाँ पर बस, ठीक है ना। तो कैसे मैं इसको लिख रहा हूँ कि U12 और प्लस U21 डबल लिख रहा हूँ एक ही टर्म को, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकता हूँ। प्लस दूसरी टर्म है हमारी U23 प्लस U32, और एक टर्म हमारी U13 प्लस U31, और अपॉन में 2 कर लूँ। बताओ मुझे यही बात हुई कि नहीं हुई। देखो U12 और U21 एक ही बात है, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा, तो ये टर्म मिलेगी हमें, ये लाइन मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि U12 समझना जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, U12 और एक है यहाँ पर टर्म U13, U12 और U13, इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल U1, U21 और एक U21 और एक U23, इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल U2, और एक है अपने पास U32 और U31, इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल U3/2। समझने का लिखने का तरीका समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। मैंने कैसे लिखा है, ये इस तरह से लिखा है कि U12 और U13 इनको ऐड किया, मतलब फर्स्ट चार्ज के कारण बाकी सब के साथ पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, जैसे फर्स्ट के कारण सेकंड के साथ और फर्स्ट के कारण थर्ड के साथ, ये है अपना U1। फिर मैंने सेकंड के कारण लिखी सबके साथ, तो सेकंड के कारण थर्ड के साथ और सेकंड के कारण फर्स्ट के साथ, तो ये है U2। फिर मैंने U3 क्या लिखा है कि थर्ड चार्ज के कारण थर्ड चार्ज का सेकंड के साथ और थर्ड चार्ज का फर्स्ट के साथ, ये पोटेंशियल एनर्जी है अपनी U3, ठीक है। और मुझे एक चीज़ बताओ कि U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U3 है कि नहीं है, सोचो, तीनों सेम है कि नहीं है, इस फर्स्ट की सेकंड के साथ और फर्स्ट की थर्ड के साथ, और वही बात समझो सेकंड की थर्ड के साथ और सेकंड की फर्स्ट के साथ, ये सारी सेम है कि नहीं, सिमेट्रिकल है सिस्टम। तो वी कैन से U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U3, तो मैं U टोटल को लिख सकता हूँ, मान लो हमारे पास इस तरह से, ये तो ट्राइंगल है, स्क्वायर होता, पेंटागन होता, हेक्सागन होता, ठीक है, इस तरह से मान लो कोई n टाइप का रेगुलर पॉलीगन होता, तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख सकता था NU/2। ये फॉर्मूला याद कर लेना, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ बस। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ NU/2, क्यों लिख सकता हूँ, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5, इस तरह से आएगा हमारे पास। और मान लो मैं सब इक्वल है, सारे के सारे इक्वल है, ठीक है ना, तो इस तरह से लिख सकता हूँ NU/2, समझो। और इस फॉर्मूले को तरीके से समझो तो N/2 इंटू U मतलब किसी एक चार्ज के कारण बाकी सबके साथ पोटेंशियल एनर्जी, किसी एक चार्ज, कोई सा भी चार्ज उठा लो, एक चार्ज के कारण बाकी सबके साथ हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, दैट इज द U। एक चार्ज के कारण बाकी सबके साथ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, सिमेट्री का ये फॉर्मूला होता है U टोटल इक्वल टू NU/2, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो समझना। अब करना क्या है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। तो अब देखिए कि U टोटल अपॉन NU/2, N कितना है 8 है, और अपॉन 2, व्हाट इज द U। तो U है अपना किसी भी एक चार्ज के कारण, कोई सा भी एक चार्ज उठा लो 8 में से, किसी भी एक चार्ज के कारण बाकी सबके साथ पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। कहने का मतलब 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, 1 की 7 के साथ, 1 की 8 के साथ, ठीक है ना। तो किस तरह से लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे, देखो समझो, ये 1 की 2 के साथ, समझना मैं जो लाइन नोटिस कर रहा हूँ, 1 की 2 के साथ, 1 की 5 के साथ, ठीक है, और 1 की 4 के साथ, समझना जो चीज़ मैं नोटिस की है, 1 को 2 के साथ, 1 को 5 के साथ और 1 को 4 के साथ, इन सब की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, ये 3 टर्म इंटू KQ अपॉन कितना होगा, KQ1 Q2 होता है तो KQ² अपॉन L, ठीक है ना। सबकी देख लो, 1 की 2 के साथ, 1 की 5 के साथ और 1 की 4 के साथ, तो KQ²/L लिख सकते हैं। प्लस उसके बाद समझो 1 की किसके साथ, अब चलते प्लेन डायगोनल पर, ठीक है ना। तो 1 की 3 के साथ, ठीक है ना, 1 की
8 के साथ, और एक डायगोनल और बच रहा है 1 की 6 के साथ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से तीनों की सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, प्लेन डायगोनल में तीनों की सेम रहेगी। तो 3 इंटू के क्यू स्क्वायर, और कितना होता है प्लेन डायगोनल, दैट इज द √2l। ठीक है, तो √2l प्लस, अब क्या बच रहा है, कितनी टर्म हो गई, 6 टर्म हो गई। ठीक है ना, अब कितनी टर्म और बच रही है, तो एक टर्म बच रही है केवल इसकी, यहाँ प्लेन के साथ इसके साथ। ठीक है ना, केवल 7 के साथ। तो ये अपना हो गया बॉडी डायगोनल, कितना होता है बॉडी डायगोनल क्यूब का, √3l। ठीक है ना, तो इसको भी लिखे अपन तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √3l। आ रही है बात समझ में? तो ये तो 2 और 8 4 बार गया। देखो मैं अब समझाता हूँ 28 टर्म कैसे हुई। देखो 4 इंटू 3 करोगे तो 12 टर्म तो इसकी आएंगी, 12 टर्म इसकी आएंगी, कितनी हुई 24, और 4 टर्म इसकी आएंगी, 4 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 4 टर्म इसकी आएंगी, 24 + 4 28। इस तरह से 28 टर्म होंगी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मुझे, मैंने आपको अभी समझाया इसलिए टाइम लग रहा है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होगा ये। ठीक है ना, तो इसको करना चाहो सॉल्व तो 4 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, प्लस इसको करोगे तो 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 3l। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। एडवांस में बच्चों एक क्वेश्चन आया था, एक बार ध्यान रखना, स्क्रीनिंग में केवल 2 मार्क्स का आया था। अब यदि आप 28 टर्म लिखना चाहते तो लिखते रहो, फिर 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, 1 की 7 के साथ और 1 की 8 के साथ। फिर चलो सेकंड चार्ज पर, तो सेकंड की 1 के साथ नहीं आएगी अब, क्योंकि पहले लिख चुके। तो अब किसके साथ आएगी, सेकंड के साथ थोड़ी आएगी खुद की। तो सेकंड की 3rd के साथ, सेकंड की 4th के साथ, सेकंड की 5 के साथ, सेकंड की 6 के साथ, सेकंड की 7 के साथ, सेकंड की 8 के साथ। इस तरह से फिर 3rd की लिखो। तो सबकी लिखते रहोगे तो 28 टर्म कब तक लिखोगे। इसलिए ट्रिक हमेशा याद रखना, यू टोटल निकालने की सबसे बेस्ट तरीका है NU/2। ये कब लगेगा, जब एक सिमेट्री सिस्टम हो। यदि इस तरह से होता है, यहाँ पे एक +q, एक पे -q, एक पे +q, एक पे -q, तब भी ये यूज आ जाता। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए। इसको कर लिया यहाँ तक नोट? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, समझना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास कोई एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर प्लस, ठीक है ना, और मान लो +q है। ठीक है, और इस तरह से मान लो कोई एक डिस्टेंस है, मान लो d। तो इस d डिस्टेंस पे जाके दूसरा चार्ज रखा हुआ है, वो भी प्लस का है अपना। ठीक है, और इस पर भी चार्ज कितना है, +q है। ठीक है ना, अब इसके बाद समझना कि इस पर मास गिवन है अपना m, और इसको मास दे रखा है 2m। ठीक, तो अब करना क्या है, हमें पहले ये समझते हैं। ठीक है ना, अब एक देखो कि एक चार्ज +q है, दूसरा +q है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इनके बीच में, और रिपल्शन का फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो इसके लिए इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा। तो अब होगा क्या, डायनेमिक समझिए इसका, कि अब होगा क्या, ये दोनों चार्ज मूव करने लग जाएंगे। ठीक है ना, दोनों चार्ज क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। तो क्वेश्चन बोला है हमें कि ये चार्ज जब मूव करते करते, और कंडीशन क्या हो जाए, ये +q था और ये दूसरा +q था, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो 2d हो जाए। कितनी हो जाए, 2d हो जाए। ठीक है ना, इनके बीच की डिस्टेंस डबल हो जाए, तो उस केस में आपको क्या बताना है, इसकी वेलोसिटी बतानी है v। ये a पार्टिकल नाम रख लो इसका, ये a है, ये b है, और ये भी a है और ये भी b है। आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया सबके। और ये दूर क्यों भागे आपस में, क्योंकि रिपल्शन का फोर्स लगा इनके बीच में। ठीक है, तो ये d डिस्टेंस है, एक +q चार्ज है और m मास है, दूसरा +q है, दूसरा मास कितना है, 2m है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन बढ़ने लगेगा, और सेपरेशन बढ़ते बढ़ते जब 2d हो जाए तो उस केस में आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है कि पार्टिकल a की कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, तो समझना इस चीज़ को कि मैं इसको पूरा एक सिस्टम मान लेता हूँ। ठीक है ना, एक पूरा सिस्टम मान लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको पूरा एक सिस्टम मानूंगा तो सिस्टम में समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर F एक्सटर्नल 0 है कि नहीं है।
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स लग रहा है ये तो इंटरनल फोर्स है। मैंने आपको समझाया था, याद हो तो 11th क्लास में जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ ये कहानी आती है पूरी, ठीक है। ये क्या है, म्यूचुअल जो फोर्सेज हैं, जो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स होता है, ये सारे कौन से फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है, ठीक है ना। इस पूरे सिस्टम पे बात करोगे तो एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्वेश्चन में ग्रेविटी लेस मानना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में जब तक बोले नहीं ना आपको ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नहीं माननी। तो ये एक सिस्टम अपना है, इस पर एफ एक्सटर्नल क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनल फोर्स लग रहे हैं आपस में, ठीक। अब एफ एक्सटर्नल 0 है तो वी कैन से मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। तो मोमेंटम कंजर्व कैसे करोगे, तो एक इक्वेशन तो हमारी आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन की, ध्यान रखना, ठीक है ना। इक्वेशन कितनी बनेंगी ये भी समझो। अब आपको करना क्या, एक बात बताओ, पार्टिकल ये थोड़ी मूव कर रहा है, पार्टिकल ये भी तो भाग रहा होगा ना, इस पर भी फोर्स लग रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो ये करते हैं कि इसकी वेलोसिटी भी v मान लेते हैं, जबकि v मत मानना, ठीक है ना। क्यों नहीं मानना v, देखो समझो, इनिशियली मोमेंटम क्या था इसका, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, ध्यान रखना, ठीक है। इनिशियली सिस्टम हमने रेस्ट पर छोड़ा हुआ था, तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो इनका मोमेंटम क्या था, 0 था। और फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो फाइनली मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फाइनली मोमेंटम 0 कब होगा, इसका मास m है, इस पर इस डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है, m भी, तो इधर भी कितना होना चाहिए, m भी होना चाहिए मोमेंटम। तभी तो इस सिस्टम का लास्ट में जब मोमेंटम रहेगा, फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट रह पाएगा। कहने का मतलब फाइनल मोमेंटम 0 रह पाएगा, इनिशियली 0 तो फाइनल भी 0 रहना चाहिए। तो इस पर भी मोमेंटम कितना होना चाहिए, m भी होना चाहिए, तभी तो ये आपस में कटेंगे, ठीक है। और इसके मोमेंटम को m भी करने के लिए इस पर मास कितना है, 2m मास है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v/2 होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब समझो m मास पर वेलोसिटी v है, तो इस पर 2m मास पर v/2 होगी। v मत कर देना, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप v डैश मान लेना और इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन से भी वही आएगा v/2। आ रही बात समझ में, इक्वेशन बनाओगे, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनली कितना इसका है m भी, ठीक है, प्लस इसका करोगे तो 2m v डैश। आर यू गेटिंग दिस, इसको इधर लेके जाओगे, जैसे इस अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर लो और v डैश की वैल्यू निकालोगे तो आएगा mv/2, m से m कट जाएगा, v/2 है, ठीक है। तो वैसे भी मैंने आपको समझा दिया कि v/2 होना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, कहीं v लिख दो इसको, ठीक है। तो ये v/2 से भाग रहा है और ये v से भाग रहा है, ठीक है। अब समझना, ये हमें वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, हमें v की वैल्यू चाहिए ना, तो v की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो व्हाट इज़ द एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन होता है क्या, कि इनिशियली जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी थी वो फाइनली मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए। कहने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो इसकी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इनिशियली जो आपकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में। तो बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो वी कैन से वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इन सिस्टम की, इस सिस्टम की कितनी रहेगी, इस सिस्टम की रहेगी kq² अपॉन कितनी डिस्टेंस, ये है d। आ रही बात समझ में, इक्वल टू ये लिखेंगे अपन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, जब ये 2d डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे, तो 2d डिस्टेंस पर जब पहुंच जाएंगे तो इनकी फाइनल पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी kq², kq1 q2 अपॉन r होता है ना, तो kq² अपॉन 2d प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी इसकी इधर इस डायरेक्शन में हाफ mv² और उसकी रहेगी हाफ mv/2 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, क्लियर है सबको, कुछ नहीं किया है मैंने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी है और फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, ठीक है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो मैं इसको रफ कर दूं ऊपर से, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ से। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो देखो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो क्या बचेगा अपने पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ ये वी स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा, ठीक है। तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो 2 का 4 और 4 टू 8, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 8। आ रही है बात समझ में। इधर एलसीएम लोगे 8 एलसीएम आएगा, ये 4 एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, तो कितना आया 5 एम बी स्क्वायर बाई 8, और किसके इक्वल चल रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d के, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल टू 5 एम बी स्क्वायर अपॉन 8, और ये कट गया अपना 4 बार, ठीक है। ये 4 इधर जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन एम। आर यू गेटिंग दिस? कितना बचा 5m, ठीक है। और v की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 5m। तो इस तरह से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, ठीक है ना। ध्यान रखना पोटेंशियल के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से ही आते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व कर दी हमने क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल थी वही मैकेनिकल एनर्जी इसकी फाइनल रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बच्चों ये m की जगह देखो, सुनो m की जगह 2m है, 2 से 2 गया यहाँ पे, ध्यान रखना गलती हो गई यहाँ पे। एम बी स्क्वायर बाई 2 और एम बी स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, ये पूरा नहीं आएगा, एक सेकंड ध्यान रखना इस चीज़ को। ये इधर जाएगा तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल टू कितना हुआ, ये हाफ एम बी स्क्वायर, और ये 2 से इधर 2 गया तो एम बी स्क्वायर बाई 4 होगा इधर, ठीक है ना। तो एम बी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल टू कितना हुआ ये, तो ये हुआ अपना 3 एम बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो अब ये 2 से 2 गया, और अब वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वी की, वो आएगी अपनी 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3m। सॉरी बच्चों ध्यान रखना, ठीक है ना, वो गलती हो गई हमसे कि m लिख दिया यहाँ पे, तो 2m इसका मास है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, डी है साथ में ना, कर लिया नोट बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। अब तक बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा सर ने गलत कर दिया क्वेश्चन, है ना, ठीक है। चलो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, ठीक है। समझना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इस तरह से प्लस चार्ज है मान लो, और दूसरा भी एक चार्ज है अपने पास प्लस। ध्यान से समझना, क्यू चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है अपनी, इसको नीचे बनाता हूँ थोड़ा सा, देखो है ना, अभी ऊपर भी काम आएगा एक, ये प्लस है, ये प्लस है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी प्लस क्यू और इसका भी प्लस क्यू, और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है अपनी 2d, ठीक है ना। तो इसके मिड पॉइंट से ध्यान रखना, इसके मिड पॉइंट से एक m मास का और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, m मास और इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कोई चार्ज ले सकते हो, q भी ले सकते हो, नेगेटिव का q ले लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेना चाहो तो इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने वेलोसिटी दी v, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने वेलोसिटी दी कितनी v। तो क्वेश्चन क्या है समझना, ठीक है ना। पहले इसके साथ होगा क्या ये समझो, किसी एक पॉइंट पर मान लो इसकी वेलोसिटी है कुछ ऊपर की तरफ, ठीक है, पहले ये बात समझना आप, ठीक है। कोई इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर किसी पॉइंट पर, चाहे कुछ भी हो, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ध्यान रखना ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ये चार्ज आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, तो अट्रैक्शन का लगाएंगे तो नीचे बचेगा इधर की तरफ कुछ ना कुछ रिजल्टेंट, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे आप इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एफ नेट बच रहा है अपना, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो किसी ना किसी कंडीशन पे जाके क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये काम करना ही नहीं हमें, क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पर हम इसको कितनी वेलोसिटी दें, कहने का मतलब v की वैल्यू क्या रखी जाए,
कि ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को क्रॉस कर जाए। कहने का मतलब इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि मुझे एक बात बताओ, एफ नेट कब तक लगेगा? एफ नेट कब तक लगेगा? एफ नेट जब तक लगेगा इनफाइनाइट तक लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इनफाइनाइट तक इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक इन दोनों चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इनफाइनाइट तक इन पर फोर्स लगता रहेगा। क्वेश्चन हमारा ये कि कितनी वेलोसिटी इसकी दी जाए। जैसे आप ग्रेविटेशन में क्वेश्चन करते थे इसके वेलोसिटी के, कि उसको किसी भी चार्ज, किसी भी पार्टिकल को, कहने का मतलब किसी भी मास को जो करते थे ग्रेविटेशन में, कितनी वेलोसिटी दें कि ये ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाए। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रॉन को कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये एस्केप कर जाए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को। ध्यान रखना, इसके द्वारा, इन चार्जों के द्वारा जो फील्ड जनरेट किया गया, इस फील्ड को ये क्रॉस कर जाए। ठीक है, कहने का मतलब हमें एस्केप वेलोसिटी ही निकालनी है यहाँ पे भी, ध्यान रखना। ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी ही बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो कितनी वेलोसिटी दे कि ये इसको पार कर जाए। तो मुझे एक बात बताओ कि इसकी वेलोसिटी हमें कहाँ पर जीरो होनी चाहिए? रास्ते में कहीं भी जीरो हो गई, जैसे बीच रास्ते में इनफाइनाइट से पहले कहीं भी जीरो हो गई, तो ये पार्टिकल क्या होगा? वापस आ जाएगा, क्योंकि इस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? वापस आ जाएगा। और ग्रेविटेशन को इंक्लूड मत करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल क्या करेगा? वापस आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट पे जाके क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। उसी केस में ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट पर इसकी वेलोसिटी हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, और v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान रखना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन पोटेंशियल के ज़्यादातर एनर्जी कंजर्वेशन से ही आते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी का सबसे अच्छा यूज होता है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं हम, तो एनर्जी कंजर्व हो रहेगी इसकी। ये तो आपको पता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो देखिए लगाते हैं, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। ठीक है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? चलो ठीक है, यहाँ पर ये जब चार्ज था मिड पॉइंट पर है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ये चार्ज था, तो ये इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगा, कितना इनके बीच में कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई होगी? देखो किस किस के कारण आएगी? एक तो इन दोनों के कारण आएगी, एक इन दोनों के कारण आएगी, और एक इसके कारण। ध्यान रखना, ठीक है, आ रही बात समझ में? इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, इस दोनों के कारण। ठीक है, तो चलो लिखो, इसके और इसके कारण कितनी आई? तो K Q E अपॉन कितनी डिस्टेंस? D, और माइनस के साइन के साथ, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, माइनस के साइन के साथ लिखना है। अब इन दोनों के कारण कितनी आई? माइनस के K Q E अपॉन D। अरे बात समझ में? अब इन दोनों के कारण कितनी आई बच्चों? एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों के कारण आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। उसका रीजन बताओ कि फाइनल जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे UF की, तब इनके कारण दोबारा से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम की लिखनी है हमें। तो ये जो लास्ट वाली इन दोनों के कारण आपस में कट जाएंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार लिख के, प्लस इन दोनों के कारण कितनी है? KQ² अपॉन 2D। अरे बात समझ में? तो ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख ली। ठीक है, अब लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो ना इसको वेलोसिटी थी, ना इसको वेलोसिटी थी, ना सब रेस्ट पर सिस्टम था पूरा, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। फाइनल केस में ये कहाँ पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो उस केस में आप समझने की कोशिश करना कि इन दोनों के कारण ही आएगी बस, इसके कारण तो कोई रोल रहेगा ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी में, ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो इनके कारण कितनी लिखोगे? KQ² अपॉन 2D। और ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि ये आपस में कट जाते हैं, इसलिए इस सिस्टम की लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है ना, लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस ये तो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, केवल इन दोनों के कारण आएगी। और उसके बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो अभी भी रेस्ट पर है, ये भी अभी भी रेस्ट पर है, और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? लास्ट में इनफाइनाइट पे जाके 0 करनी है हमें। इसकी वेलोसिटी भी क्या करनी है? 0 करनी है।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, और ये से ये कट गया। आ रही बात समझ में? एक चीज़ ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 नहीं है इसकी, हाफ mU², ठीक है ना, हाफ mv² दे रखी। आ रही बात समझ में? ये से ये कट गया। अब समझो ये कितना है, ये अपना -2kQE अपॉन कितना है ये d, इक्वल टू इसको उधर ले जाओगे -के हाफ mv², हाफ से हाफ गया, नहीं गया बच्चों, ठीक है ना, ये माइनस से माइनस गया। ठीक है, 2 को इधर लेके जाओगे तो v² इक्वल टू 4kQE, 2 इधर गया 4kQE अपॉन md, और v की वैल्यू आई अपने पास kQE अपॉन md, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इतनी आप वेलोसिटी दोगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन स्केप कर पाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इस फील्ड को तभी स्केप करवाएगा इतनी वेलोसिटी। इससे कम वेलोसिटी दोगे तो ये रास्ते में कहीं पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसके बाद वापस दोबारा से पार्टिकल यहीं पर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, तो इतनी वेलोसिटी आपको मिनिमम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया यहाँ तक, रफ कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों छोटी छोटी मिसप्रिंट हो ही जाती है जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, तो इनको इग्नोर करते हुए पढ़ाई करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अपना क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अपने पास ट्राइंगल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, और आए हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरह से कोई ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल के हर वर्टेक्स पे यहाँ +q चार्ज रखा हुआ है, और जिसका मास भी कितना है m, यहाँ पर भी +q चार्ज है, ठीक है ना, और मास कितना है m, और यहाँ पर भी कितना है +q चार्ज है और मास कितना है m। ठीक है, इनिशियली क्या है, ये चार्ज स्टिक है। ठीक है ना, कहने का मतलब इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है। ठीक है, मतलब चार्ज मूव नहीं कर सकते, फिक्स कर दिया है इनको। चार्ज क्या है, ये सारे फिक्स है, ध्यान रखना, ये भी फिक्स है और ये चार्ज भी फिक्स है, और ऊपर वाला चार्ज भी क्या है, फिक्स है। ठीक है ना, अब करना क्या है कि इनको फ्रीली मूव कर देना, मतलब अब इसको छोड़ दो चार्जों को। ठीक है ना, फिक्स जो कर रखे थे ना, इनको छोड़ दो। ठीक है, अब जैसे ही इनको फ्री कर दोगे तो ये क्या करेंगे, ये भागने लग जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इस पर रिपल्शन लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, और ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अभी करना क्या है हमें। ठीक है ना, वो समझना, पहले एक डायनेमिक समझाऊंगा इसकी, मतलब होगा क्या इनके साथ। ठीक, तो एक चीज़ समझना कि जैसे ही ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है, और ये वाला इस पर फोर्स इधर लगाएगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे कि समझो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और वो इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट कहीं इधर बचेगा। ठीक है, और सेम कंडीशन इधर, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ बचेगा, कहीं बीच में बचेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से रिजल्टेंट बचेंगे। तो ये क्या करेंगे कि ये मोशन करने लग जाएंगे, ये इस तरह से, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा और ये उधर भागेगा। ठीक है ना, अब इनकी वेलोसिटी सेम रहेगी या अलग रहेगी, ये मैं दिखाता हूँ इसको डायनेमिक से, समझना। मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे सिस्टम, मान के चलो इसको पूरा सिस्टम, ठीक है ना, पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान रखना, पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, 0 है। ठीक है, F एक्सटर्नल कितना है, 0 है। तो ये सारे तो इंटरनल फोर्स है आपस में इसके, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना पूरे सिस्टम पर, 0 है। तो यदि F एक्सटर्नल 0 है तो वी कैन से कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलो मोमेंटम पे मत जाओ, यदि F एक्सटर्नल 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, वेलोसिटी मतलब उसकी कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है। तो सेंटर ऑफ मास इसका पहले यहाँ था, तो अभी भी कहाँ रहेगा, यहीं पर रहेगा, चाहे ये कितना भी दूर भागते रहे। तो इनको इस तरह से भागना पड़ेगा, समझना, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इस तरह से भागना पड़ेगा कि हर कंडीशन में एक ट्राइंगल जनरेट होता रहे। देखो किस तरह से भागेंगे, जैसे इनिशियली सिस्टम इस तरह से था, मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया, तो अभी भी जो ट्राइंगल बनेगा बच्चों ध्यान रखना, वो कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल होगा। ये भी इक्विलेटरल था, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, इक्विलेटर। तो मतलब ये जैसे जैसे मूव करेंगे तीनों साथ साथ मूव करेंगे,
उसका रीजन क्या है कि उनका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो है, इसलिए। तो इसलिए ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास इसका कांस्टेंट रहना चाहिए, उस केस में आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और करना क्या है कि जब ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाते हैं, ध्यान रखना, जब ये कहाँ पहुंच जाते हैं, इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हैं, तो उस केस में इनकी वेलोसिटी बतानी। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि ये सेम वेलोसिटी से भाग रहे होंगे, ये भी v से जाएगा, ये भी v से जाएगा और ये भी v से जाएगा। अब क्यों जा रहे हैं सेम से, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो उनके सामने ये आ गई कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा आप ये सोच के चलो कि एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो वीकेंड से मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम कंजर्व इसी तरह से रह सकता है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये भी एम बी आएगा, ऊपर भी एम बी आएगा और इधर भी एम बी आएगा। आर यू गेटिंग दिस? और नेट मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली भी कितना रखना है इनको, हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पर इनको क्या रखना है, अपना मोमेंटम जीरो ही रखना है, ध्यान रखना। तो ये सेम वेलोसिटी से चलेंगे फिर। तो जब ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाते हैं, उस केस में हमें इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन तो, लेकिन डायनेमिक्स समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको डायनेमिक्स समझाई थी। अरे बात समझ में, क्वेश्चन तो 1 मिनट का है, अभी कर देंगे इसको, ठीक है। तो वही कहानी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, हर क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, लगेगा भी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, ठीक है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनली पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनली काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? अब इसके बाद लिखते हैं इसको, चलो। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, 3 चार्ज है तो टर्म भी 3 आनी है इसकी, n इक्वल टू n मल्टीप्लाई n-1/2 से देखते हैं ना अपन, ठीक है। तो लिखिए इसको, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन इनकी रेडियस, मान लो लेंथ दे रखी a, ठीक है ना, क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं वैसे क्वेश्चन कराता नहीं हूँ, सारे कंसेप्ट कराता हूँ एक तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें कहीं दे भी देता हूँ, कहीं नहीं देता हूँ, तो आप समझ लिया करो इन चीज़ों को, ठीक है ना। एक तरह से कंसेप्ट चल रहा है अभी, ये क्वेश्चन नहीं है एक तरह से, ठीक है ना। तो k क्यू स्क्वायर अपॉन a और 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, देखो इसके कारण इन दोनों की लिखोगे आप, तो k क्यू स्क्वायर बाई a, इसकी k क्यू स्क्वायर बाई a और इसकी भी k क्यू स्क्वायर बाई a, तो 3k क्यू स्क्वायर बाई हो गई इसकी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी। और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो वीकेंड से इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, तो ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इसकी, 0 रहेगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, किसकी लिख दो, हाफ एम बी स्क्वायर, इनफाइनाइट पर भी वी वेलोसिटी रहनी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई हाफ एम बी स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? अब समझना इसको कि देखो यहाँ से 3 से तो 3 गया, ठीक है, यहाँ से आप हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एम बी स्क्वायर, समझना, एम बी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2m, ये m भी हटा लो, ठीक है, 2 तो ऊपर चला गया और नीचे m आ गया, ठीक है। और यहाँ से v की वैल्यू आप निकालना चाहो तो v इक्वल टू अंडर रूट में 2k क्यू स्क्वायर अपॉन m, सही किया है ना, कहीं कुछ भूले तो नहीं है, ये a भूल गए बच्चों, ठीक है ना, ma, ठीक है, ये a आएगा। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आप भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो v इक्वल टू अंडर रूट में 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ma, इस तरह से हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसकी डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, किस तरह से ये मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी क्यों सेम रहेगी, इसके सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, मतलब कहीं मूव करेगा या नहीं करेगा, एफ एक्सटर्नल कितना है, इंटरनल कितना है, ये सारी कहानी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, कर लिया नोट सबने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान रखना, आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला ज़्यादा है, ठीक है। लगना तो वही एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, है ना, समझ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, जो भी चल रहा है, 7 6 जो भी चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है।
एक अपने पास एक स्फीयर है इस तरह से यहाँ पर, और एक दूसरा स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है। समझना, इसको ध्यान से समझना है ना। इसकी रेडियस गिवन है अपने को कैपिटल R, और इसकी रेडियस भी सेम है कैपिटल R। इस पर चार्ज है प्लस Q, और इस पर चार्ज है प्लस का 4Q, ठीक है। और कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है अपनी 6R। कितनी, 6R। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब होता क्या है कि चार्ज इसका सरफेस पर मिलेगा, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ मिलेगा आपको, सरफेस पर मिलेगा, ठीक है। चार्ज आप यहाँ पे भी सरफेस पर रहेगा। अब समझना इस चीज़ को यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इसके सरफेस पर है अभी वो, ठीक है, जिसका मास m है और चार्ज -ke। आर यू गेटिंग दिस, समझना। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दी गई v, कितनी, v या u मान लो आप, ठीक है, v मानो तो v मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी दी गई, v वेलोसिटी दी गई, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कि इस इलेक्ट्रॉन को कितनी वेलोसिटी दी जाए, मतलब कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि ये सरफेस को टच कर जाए। आ रही बात समझ में, कि इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए तो ये सरफेस को टच कर जाए। आ रही बात समझ में, तो ये चीज़ हमें निकालना है। अब बहुतों के दिमाग में ये क्वेश्चन इतना ईजी लगा होगा, और ईजी है भी, ठीक है ना, यदि दिमाग में सेट हो गई कहानी तो। देखो ईजी कैसे लगा होगा, सब सोच रहेंगे सर सिंपल क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, यहाँ लिख देंगे सब कुछ और वहाँ लिख देंगे सब कुछ। करना क्या है कि इसको v वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी दे, v इतनी दे देगी सर, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, बस सरफेस पे जाके 0 हो जाए। मतलब एक बार इसकी डायनेमिक्स समझो, डायनेमिक्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब ये बीच में रहेगा तो किस तरह से मूव करेगा, इस पर फोर्स लगेंगे, ठीक है ना, इस पर फोर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो ये इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, एट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, ये इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, एट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। आर यू गेटिंग दिस, इस तरह से फोर्स तो लगेंगे इस पे, लेकिन हमारे दिमाग में केवल एक ही कंसेप्ट आ रहा है अभी कि इस इतनी वेलोसिटी दे दे कि यहाँ सरफेस पर क्या हो जाए, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। लेकिन ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि v की मिनिमम वेलोसिटी बताइए कि ये केवल और केवल सरफेस तक पहुंच जाए, और हमारे दिमाग में क्या आया, ये आया कि v को इतनी वेलोसिटी दे दें कि सरफेस पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना, और फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब होगा क्या, समझो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो होगा ये कि कितनी वेलोसिटी दें v की, तो आप डायनेमिक्स समझना इसकी कि इलेक्ट्रॉन जब ये रास्ते में मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब रास्ते में मूव करेगा, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के कारण समझना, ये एक स्पेयर ये और एक स्पेयर ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों स्पेयर के कारण इस लाइन जॉइनिंग पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूं समझना इस बात को ध्यान से, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज़ को। जैसे मान लो, देखो ये स्पेयर है, इसको मैं एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं आउटसाइड के लिए, ध्यान रखना, ये मैंने आपको जब स्पेयर पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, और पोटेंशियल में मैंने पढ़ाया था, दोनों जगह मैंने ये बात बोली थी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए आप इसको पॉइंट चार्ज, कहने का मतलब ये पूरा स्पेयर का चार्ज इसके सेंटर पर मान सकते हो, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि चार्ज है हमारे पास +q और एक चार्ज है हमारे पास +4q, ठीक है, और ये इसकी क्या है, लाइन जॉइनिंग। तो दोनों सेम चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग है, लेकिन दोनों के साइन क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इस लाइन जॉइनिंग पर बीच की जो डिस्टेंस है वो है अपनी 6r। तो इस लाइन जॉइनिंग पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना। मैं मान लेता हूँ यहाँ से x डिस्टेंस पर जाकर वो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका 0 हो जाता है। तो ये कितनी डिस्टेंस बची अपनी, 6r - के x, ध्यान रखना। अरे बात समझ में, क्यों 0 होगा बीच में, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कराया था, फर्स्ट या सेकंड नंबर का मेरा यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में वहाँ जाके, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे रास्ते में, तो बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस x की वैल्यू, देखिए इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज द KQ/r,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज द के क्यू, ठीक है, के और 4q अपॉन 6r माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? अब समझना, k से k गया, q से q गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले दो, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 4 माइनस के एक्स, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो 4 माइनस के एक्स इक्वल टू 4x, ये इधर आएगा तो कितना बचा, ये कितना है 4x है ना, ये उधर जाएगा तो 6r इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू आया 2r, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इसके सेंटर पॉइंट से r तो यहाँ तक है ही है, r तो यहाँ तक है ही है, और यहाँ से और r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझना, एक्साइटमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन, क्योंकि समझो कि यदि इस पॉइंट से पहले की कहानी देखोगे तो इस पॉइंट से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डोमिनेंट रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट रहेगा हमेशा और हमेशा इसका, ध्यान रखना। तो इधर होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचेगा, इधर की तरफ बचेगा, क्योंकि ये पास में है स्फीयर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसका डोमिनेंट इसका ज़्यादा रहेगा। और जब इस पॉइंट से इधर बात करोगे तो किसका डोमिनेंट रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कहने का मतलब इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा इस एरिया में, और इस एरिया में इसके कारण कम रहेगा, इसके कारण ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, ठीक। अब समझना क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ आगे, कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो नाउ वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चार्ज पार्टिकल को, कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी वेलोसिटी दे दो कि इस पॉइंट तक ये केवल पहुंच जाए, उसके बाद तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। समझना कि इस इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल इतनी वेलोसिटी दे दो कि ये इस पॉइंट तक पहुंच जाए, इस पॉइंट के बाद में तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने आप ही लेके चला जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसका डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ज़्यादा रहेगा तो इस पर फोर्स अपने आप इधर लगेगा। तो इसके बाद में अभी यदि इससे पहले तुमने कहीं मान लो इतनी कम वेलोसिटी दे दी, बहुत कम वेलोसिटी दे दी, तो क्या होगी कहानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस पॉइंट से पहले। और इस पॉइंट से पहले यदि वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस भाग आएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन तक आप वेलोसिटी इसकी 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाए ना, जहाँ E इक्वल टू 0 है, तो वहाँ आपकी इसकी वेलोसिटी 0 कर दो, तो उस केस में उसके बाद ये अपने आप ही आगे चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ध्यान रखना, कंसेप्ट समझना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर 2R, ठीक। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब हम करते तो क्या करते कि यहाँ 0 कराते, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, ध्यान रख। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इसमें। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे, तो इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनली मैकेनिकल एनर्जी। तो वी कैन से UI प्लस UF इक्वल UI प्लस KI इक्वल टू UF प्लस KF। आर यू गेटिंग दिस? ओके। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UI, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम देखते हैं इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी किस किस के कारण आएगी। तो इनिशियली क्या था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ठीक है। तो इसके और इसके कारण, इसके और इसके कारण, और एक इसके और इसके कारण, कितनी टर्म बनेंगी अपनी, 3 टर्म बनेंगी, ठीक है। कौन कौन सी बनेगी, समझ में आई सबको? तो देखिए इसके और इसके कारण लिख रहा हूँ। तो स्फीयर के केस में एक बहुत अच्छी अपने पास फैसिलिटी रहती है कि उसके पूरे चार्ज को यदि आउटसाइड कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, स्फीयर के आउटसाइड यदि कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, पोटेंशियल निकाल रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, सबसे अच्छा पॉइंट रहता है कि उसके सेंटर पर उसके चार्ज को मान लो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इस पूरा चार्ज यहाँ पे रख लो। तो यहाँ पर इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी KQE,
ध्यान रखना, के क्यू ई अपॉन कितनी डिस्टेंस आर, माइनस लगा लो आगे। इसके कारण कितनी होगी यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कितनी होगी, माइनस के क्यू ई अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5r, ये r हटा दो 5r हो गई। और इसके कारण आप लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि बाद में फाइनल जब लिखोगे ना तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। फिर भी लिख लो चलो। तो इन दोनों के कारण कितनी रहेगी, तो ये बच्चों 4q था, ठीक है ना, 4q था ये ऊपर वाला। इनके कारण कितनी रही, के क्यू 4q अपॉन 6r। ये तो आपने पोटेंशियल एनर्जी लग दी इनिशियल, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ये स्फीयर तो भाग नहीं रही, ये तो स्फीयर फिक्स है, केवल क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, कितनी वेलोसिटी v, तो v की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ½ mv²। ओके, अब समझना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, उस केस में लिखेंगे तो इसके कारण यहाँ पर तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r हो जाएगी। तो ये कितना है, के क्यू ई अपॉन 2r, और माइनस के साइन के साथ आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, माइनस ही चार्ज इस पे। तो क्यू ई और बीच की डिस्टेंस, ठीक। अब इसके कारण यहाँ पे होगी, इन दोनों के बीच में भी तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिखोगे तो माइनस के 4q ई अपॉन कितनी डिस्टेंस है, तो 2r हटा दो 6r में से, तो कितनी बच गई 4r, तो इसको लिख दो 4r। आर यू गेटिंग दिस। अब इन दोनों के कारण भी लिखो, ठीक है, और इन दोनों के कारण कितनी आएगी, इन दोनों के कारण आएगी के क्यू 4q अपॉन 6r। और इसलिए मैं नहीं लिख रहा था क्योंकि ये टर्म इस टर्म से कट जाएंगी। आ रही है बात समझ में। तो ये तो हमने लिखी पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो बताओ सिस्टम रेस्ट पर हो गया कि नहीं होगा लास्ट में। यहाँ तो वेलोसिटी हमें जीरो करनी है इसकी, ये जीरो है ये जीरो है ये, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो ये से तो ये कट गया, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5r एलसीएम आया इसका, और r से r गया तो माइनस के 5k क्यू ई माइनस, और इसको करोगे तो कितना आएगा 4k क्यू ई, ठीक है, प्लस ½ mv² इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम आएगा 4r, और इसका लोगे तो 2, और माइनस के 2k क्यू ई, और इसको करोगे तो 4k क्यू ई। आर यू गेटिंग दिस। अब समझना, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 9, इसको उधर पहुंचा दो, ठीक है, ½ mv² इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 9k क्यू ई अपॉन 5r, और ये कितना है 6k क्यू ई अपॉन 4r, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ बच्चों, ये वाला पोर्शन आप नोट कर लेना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ½ mv² इक्वल टू, इनका एलसीएम आएगा कितना 20r, ठीक। तो 4 तो 9 4 36 k क्यू ई माइनस, इसको करोगे 5 तो ये आएगा 30 k क्यू ई। तो ½ mv², ये कितना है 20r, ध्यान रखना, ठीक है। तो ½ mv² इक्वल टू कितना बचा ऊपर 6k क्यू ई, ठीक है, और ये कितना हुआ 20r, ठीक है। ये 2 से 10 बार गया, और ये 5 और ये 3, ठीक है। तो v² इक्वल टू 3k क्यू ई अपॉन 5m। आई एम राइट, m नीचे आ गया, 5 और r और आएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट के 3k क्यू ई अपॉन 5m। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई बात समझ में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। कर लिया बच्चों, कर लिया नोट। चलो मैं रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिए। वीडियो की लेंथ आज 1 आवर से ऊपर हो गई है, लेकिन अब इन दोनों क्वेश्चनों को मैं छोड़ भी नहीं सकता, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो अपना 8 9 जो भी चल रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक अपने पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस रखा हुआ है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है क्वेश्चन में Z, ठीक है। मान लो कोई एटॉमिक नंबर है इसका Z,
तो ये रदरफोर्ड का मॉडल आपने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एक पॉजिटिव पार्टिकल इस तरह से बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग पर आ रहा है इसके सेंटर पे से, ठीक है। और ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल आया था ना, तो बहुत सारे पार्टिकल इस पर डाले गए थे। तो एक पार्टिकल ऐसा था कि जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद में वापस आ गया। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे आके 0 हो गई, ठीक है। आपने इसको वेलोसिटी दी मान लो u, कितनी दी, u वेलोसिटी दी, ठीक है ना। और अभी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है पार्टिकल, इनफाइनाइट से हम फेंक रहे हैं इसको, ऐसा मानते हैं हम, इनफाइनाइट से इस पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक पार्टिकल ऐसा था कि जो अल्फा पार्टिकल में एक पार्टिकल ऐसा था कि जो इस तरह से चला और रास्ते में उसकी वेलोसिटी 0 हुई, और वेलोसिटी 0 होने के बाद वो वापस उसी पाथ पे रिट्रेस कर गया। ये पढ़ा होगा ना आपने, उसी पाथ पर वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये सारा रदरफोर्ड में आता है, ठीक है ना। क्यों आया उसका रीजन मैं फिजिक्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो क्यों आया होगा ये आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि एटॉमिक नंबर Z है तो इस पर चार्ज कितना होगा, ये भी आप समझ रहे होंगे ZE, ठीक है। और प्लस के ZE होगा, चार्ज इतना होगा कि नहीं होगा, ये न्यूक्लियस इस पर चार्ज कितना होगा, प्लस के ZE। और ये अल्फा पार्टिकल इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस के 2E। मैं मान लेता हूँ इसका मास है m, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, प्लस के 2E। तो देखो ये पार्टिकल पॉजिटिव और ये भी यहाँ पर पार्टिकल जो है अपना पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में वही रिपल्शन का फोर्स लगा होगा, रास्ते पर क्या लगा होगा, इस पर रिपल्शन का फोर्स इधर लगता होगा। तो इसकी वेलोसिटी कम होते कम होते कम होते एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और उसके बाद में वापस इसी पाथ पर रिट्रेस कर गया, ठीक है ना, वापस उसी पाथ पर मूव कर गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस है बच्चों, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई न्यूक्लियस के पास, ठीक है। ये बोर्ड पार्टिकल अपना कोई बोर्ड न्यूक्लियस है कोई भी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, गोल्ड हो चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये जो इसकी डिस्टेंस है ये वाली, दैट इज कॉल्ड द आर मिनिमम, ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना आर मिनिमम, ये ध्यान रखना। ये कौन सी डिस्टेंस है अपनी, आर मिनिमम है, ठीक है। और इसको बोला जाता है, इस आर मिनिमम को क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आ रही बात समझ में, क्या बोला जाता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आर यू गेटिंग दिस। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इस आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्वेश्चन हमारा यही है। आईआईटी में बहुत बार, जेई में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा कौन सा आया वो भी, अभी थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके बाद, ठीक है। तो जेई में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए इस टॉपिक पे से। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये फाइंड करना हमें, आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, वही सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ये तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, चलो एनर्जी कंजर्व रहेगी इसकी। तो वही लिखना है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। आर यू गेटिंग दिस। तो व्हाट इज द यू इनिशियल, तो अपना यू इनिशियल कितना है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी। तो समझने की कोशिश करना कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो 0 रहेगी, इसकी 0 रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट पर है, ये इनफाइनाइट पर है, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यू वेलोसिटी दे रहे हो आप, तो हाफ mu² इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस मानी हमने आर मिनिमम। आर यू गेटिंग दिस। कितनी रहेगी, इसकी रहेगी के Q1 Q2 अपॉन आर होता है ना, तो के, और इस पर कितना चार्ज है 2E, उस पर चार्ज है ZE अपॉन और आर मिनिमम। आर यू गेटिंग दिस। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई, तो इसको 0 कर दो, ओके। तो यहाँ से आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, आर मिनिमम की। ये यू है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, तो आर मिनिमम इधर पहुँच गया, इक्वल टू 2 को इधर लेके चले जाओ, तो 2K 2E ZE अपॉन ये कितना नीचे कितना जाएगा, m जाएगा और u जाएगा, u² जाएगा, तो m u², ओके। तो इस तरह से आर मिनिमम की जो वैल्यू आई है अपनी, वो क्या आई है, 2 × 2 4 हो गया, 4K ZE² अपॉन m u², ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना।
तो इस तरह से क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना आप, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ से आप यदि देखते हो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो 4 तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, आर यू गेटिंग दिस, m कांस्टेंट है। चेंज क्या हो सकता है, एक z हो सकता है कि u हो सकता है, आ रही बात समझ में। तो z मतलब ये r मिनिमम जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z, और सेकंड पॉइंट है कि जो r मिनिमम है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर मतलब u स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना, कितना u स्क्वायर, ठीक। कहने का मतलब ये है कि यदि जितना हैवी न्यूक्लियस लोगे, आ रही बात समझ में, जितना हैवी न्यूक्लियस मतलब जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो उतना क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, कितनी होगी, पास में होगी, ठीक है ना, सॉरी दूर होगी, ठीक है। आर मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी वेलोसिटी आप क्या करोगे, इसकी ज़्यादा करोगे, जितनी वेलोसिटी इसकी ज़्यादा करोगी उतनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, पास में होगी, ठीक है ना। देखो आप इनवर्सली, तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार जेई में, ध्यान रखना इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया था कि एक पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी हम देते हैं u, तो उसकी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो है x, ठीक है। अब उसको हम 2u देते हैं तो कितनी इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में फर्क पड़ेगा, कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो इस जगह से आप देख सकते हो कितना चेंज आ रहा है, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ मैं जो IIT में आया हुआ है, ठीक है। कर लिया बच्चों नोट, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9 जो IIT में एक बार आया हुआ और पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे कि एक हमारे पास वही इस तरह से एक न्यूक्लियस दे रखा है और जिसका एटॉमिक नंबर है अपना Z, आ रही है बात समझ में। और इस पर जो चार्ज दिया गया है, ठीक है ना, चार्ज कितना होगा इस पे दिया, क्या चार्ज इस पे होगा प्लस के जेड, सबके समझ में आ गया, तो अभी बताया था मैंने, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से v डिस्टेंस ऊपर, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को बच्चों कोलिजन पैरामीटर बोलते हैं, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, कोलिजन पैरामीटर बोलते हैं इसको, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा 2e और मास दे रखा है इसका m, आ रही है बात समझ में। तो अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन तो वही अभी भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम, ठीक है ना। आर मिनिमम की वैल्यू अभी भी बतानी है हमें, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है ना, वो हमें फाइंड करनी है अभी भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझना कि इसका पाथ क्या रहेगा, समझो कि इस पर हमेशा फोर्स लगेगा, इसका रिपल्शन का फोर्स, तो ये इस तरह से चलता 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 ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आया ये पार्टिकल, फिर यहाँ पर आया ये पार्टिकल, फिर ये यहाँ पर आया पार्टिकल, फिर यहाँ पर पहुँचा पार्टिकल, ठीक है। तो इस पर देखिए आप फोर्स किस तरह से लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए तो फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए तो फोर्स इस डायरेक्शन में, और यहाँ देखिए तो फोर्स इस डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस। तो हमें आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में तो v 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पर v 0 नहीं होगा, आ रही बात समझ में, v 0 नहीं होता। आर मिनिमम कैसे निकालेंगे, कौन सी आर मिनिमम डिस्टेंस होगी इसमें, ठीक है ना। तो ये समझने वाली चीज़ है कि कभी भी कोई कर्व पाथ दे रखा है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि कोई हमें कर्व पाथ दे रखा है और किसी एक फिक्स पॉइंट से यदि आप मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हो, ये फिक्स पॉइंट है और ये पाथ दे रखा है, तो यहाँ से हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो कौन सी होती है उसकी मिनिमम डिस्टेंस, वो होती है कि उस पाथ पर कहीं पर भी टेंजेंट बना लो और उस टेंजेंट से जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री पर आ रही हो, उस टेंजेंट से 90 डिग्री पर जो बीच की डिस्टेंस आती है, कहने का मतलब यदि यहाँ पर 90 बन जाए इन दोनों के बीच में, तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द आर मिनिमम, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये चीज़ ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, और जब फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है बेसिक मैथमेटिक्स, वहाँ भी ये समझाया जाता है
कि कोई कर्व है, उस कर्व पे यदि किसी फिक्स पॉइंट से कोई मिनिमम डिस्टेंस पूछे आपसे, ठीक है, तो कैसे निकालोगे कि टेंजेंट के साथ जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नाउ वी कैन से कि कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगी, डिस्टेंस आर मिनिमम होगी, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आर यू गेटिंग दिस? अब समझना इस चीज को, ये वैल्यू, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या है, v। अब v 0 नहीं होगा, पहले v 0 हो गया था लेकिन अब v 0 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी u दी है, ओके, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो हम लिखते हैं इस चीज़ को, ये इनफाइनाइट पे ये वही कहानी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो आप, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज क्या बोलते हैं, यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या रहेगी सिस्टम की, 0 रहेगी, 0 हो गई। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? यू वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल, ओके। अब बात करें इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल दिख रही होगी आपको, ये तो अभी भी रेस्ट पर है और उसकी वेलोसिटी v है, तो वी कैन से हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो इन दोनों के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, तो ये तो आपको पता है फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R। तो के Q1 कितना है, तो Q1 देख लो 2E और Q2 है आपका ZE अपॉन R मिनिमम। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से इक्वेशन बनी अपनी, ठीक है। तो 0 को हटा दूं मैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, एक इक्वेशन तो हमारी ये बनी है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, अभी एक हमारे पास इस इक्वेशन में दो अननोन है। v वेलोसिटी भी हमें नहीं पता क्योंकि v पहले के क्वेश्चन में तो 0 हो गई थी, लेकिन यहाँ पर v 0 नहीं है, ठीक है। और r मिनिमम की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि दूसरी इक्वेशन बन क्या सकती है। तो दूसरी इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ कि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जितने भी फोर्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है ना, ये सारे फोर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, इस रेफरेंस से देखते हो, तो ये सारे फोर्स इसमें से क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो इसके अबाउट हम टॉर्क देखते हैं, ठीक है, इसके अबाउट हम टॉर्क देखते हैं, तो कितना टॉर्क आ रहा है, 0 टॉर्क आ रहा है। देखो ये सारे फोर्स, इधर फोर्स देखोगे, आ रही बात समझ में, इधर फोर्स देखोगे, इसमें से क्रॉस होगा, ये वाला फोर्स भी इसमें से क्रॉस होगा, तो इन सारे फोर्सों के कारण जो टॉर्क जनरेट हो रहा है दैट इज द 0, ओके। और टॉर्क 0 है तो वी कैन से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? 11th क्लास में रोटेशनल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में कि यदि टॉर्क 0 है तो क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे, ये भी समझने की बात है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि इसका मोमेंटम कितना है और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनिशियली इसका mv और इक्वल टू v, ओके। mv इसकी क्या है, मोमेंटम है, और v क्या है, इसकी डिस्टेंस है, ओके। और इक्वल टू फाइनल कितना है, तो फाइनल आप देख सकते हैं कि कितना है इसका mv, अभी भी इस पे सॉरी ये mu है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, mu, और ये कितना है mb, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, r मिनिमम, ओके। और v से तो m से m गया, तो r मिनिमम इक्वल टू uv अपॉन v, ठीक है। यहाँ से r मिनिमम की वैल्यू या फिर v की वैल्यू किसी की भी निकाल लो आप, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई और एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये चीज़। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इस रेफरेंस से देखोगे, तो सारे फोर्स इसमें से क्रॉस हो रहे, तो नाउ वी कैन से कि इस पॉइंट से रिलेटेड है, इस पॉइंट के रेफरेंस से जो टॉर्क है वो 0 है, ठीक है ना। इस फ्रेम से क्या है, टॉर्क 0 है। यदि टॉर्क 0 है तो मोमेंटम कौन सा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हमने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखा है, तो इनिशियली कितना है वो भी आपको पता है और फाइनली कितना है वो भी आपको पता है। तो इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन बनाई। अब आराम से इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा इसको, ठीक है, और आराम से r मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर लेना। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया आज का लेक्चर। तो कुछ छोटी मोटी गलतियाँ मैंने की थी इसमें, ठीक है ना, तो उनको इग्नोर करना, ज़्यादा उसमें मत करना।
कमेंट फमेंट मत कर देना, ठीक है। कहीं कमेंट करने बैठ जाओ सर ने गलती करती है बच्चों, तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। और पढ़ाई आप करते रहिए कंटिन्यूस, रेगुलर लेक्चर आ रहे हैं आपके 9 बजे, ठीक है। और मस्त आराम से एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे साथ, तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, सारी डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दी हुई है, ठीक है। अरे बात समझ में, और कोई भी डाउट आए तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।